नमस्कार साथियों, नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल हिंदुस्तान जीके जीएस ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम जो बात करेंगे कि मेवाड़ के गुहिल वंश के बारे में बात करेंगे दोस्तों, कि मेवाड़ किसको कहते थे और गुहिल वंश की उत्पत्ति, स्रोत, इनके संस्थापक, इनके वास्तविक संस्थापक, इनकी राजधानी, राज्य वाक्य आदि चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मेवाड़ के गुहिल वंश, मेवाड़ के गुहिल वंश। दोस्तों ध्यान रखना कि पहले हम देखेंगे कि मेवाड़ किसको कहते हैं और बाद में देखेंगे कि गुहिल वंशों ने शासन किस रियासत में किया था, मेवाड़ रियासत में। अब देखना कि दोस्तों मेवाड़ के बारे में, मेवाड़ राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित भूभाग के क्षेत्र को मेवाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं कि राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भूभाग में स्थित प्रदेश को मेवाड़ कहते हैं, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं, मेवाड़ कहते हैं, मेवाड़। अब देखना कि दोस्तों जो मेवाड़ शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर? दो से, मेव और वाड़ शब्द से, यानी कि मेव प्लस वाड़ शब्द से मिलकर कौन सा शब्द बना है? मेवाड़ शब्द। अब जो मेवाड़ का शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वाड़ यानी होता है रक्षित प्रदेश। क्या होता है? रक्षित प्रदेश। अब देखना कि दोस्तों की जो मेव है ये एक जाति निवास करती थी इस मेवाड़ प्रदेश में। इसके बाद में मलेथा जाति रहती थी और फिर भील जाति का ये क्षेत्र था। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है मेव जाति से रक्षित प्रदेश, मेव जाति से रक्षित प्रदेश किसको कहते हैं? मेवाड़ को। यानी कि ध्यान रखना दोस्तों, मेवाड़ का शाब्दिक अर्थ मेव जाति से रक्षित प्रदेश। एक शब्द है मारवाड़ यानी कि मरुभूमि से रक्षित प्रदेश। एक शब्द है काठियावाड़ कठोर भूमि से रक्षित प्रदेश। एक शब्द है भीलवाड़ा भील जाति से रक्षित प्रदेश। यानी इस प्रकार से इनका अर्थ आता है। अब जो मेवाड़ के अंतर्गत कितने जिले आते थे प्राचीन समय में? 4 जिले आते थे, उदयपुर और भीलवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। यानी कि इन 4 जिलों को मिलाकर मेवाड़ रियासत का निर्माण किया गया था। जो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी तो सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी। तो राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी और सबसे छोटी शाहपुरा थी। जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर थी और छोटी शाहपुरा थी। अब देखना कि मेवाड़ में उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद ये 4 जिले मेवाड़ रियासत का निर्माण करते हैं। दोस्तों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ मेवाड़ रियासत के हिस्से नहीं थे। दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ उदयपुर संभाग में आते हैं। तो ध्यान रखना, प्रश्न आएगा कि मेवाड़ रियासत का कौन सा जिला इसमें स्थित नहीं है। 3 दे देगा आपको ये और 1 दे देगा बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों। अब देखना है कि दोस्तों जो मेवाड़ है इसके प्राचीन नाम क्या? प्राचीन नाम संस्कृत भाषा के ये मेदपाठ से बना था। कौन सा शब्द? मेदपाठ। और हिंदी भाषा में प्रागवार शब्द का अपभ्रंश हुआ। फिर इसी प्रदेश को सीवी जनपद कहा गया था। क्या कहा गया था? सीवी जनपद। और जो सीवी जनपद की राजधानी थी वो थी मध्यमिका। और मध्यमिका को वर्तमान में क्या कहते हैं? नगरी। और नगरी वर्तमान में किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में। अब ध्यान रखना कि दोस्तों मेवाड़ रियासत का प्राचीन नाम मेदपाट है, यानी संस्कृत भाषा का है ये। और इसके बाद में हिंदी भाषा का ये प्रागवार शब्द है और इसी को फिर सीवी जनपद कहा गया था। और सीवी जनपद की जो राजधानी थी वो मध्यमिका थी, यानी कि मध्यमिका को वर्तमान में नगरी कहते हैं। और नगरी वर्तमान में किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में। अब प्रश्न है कि मेवाड़ रियासत यानी कि इस क्षेत्र की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? तो नगरी थी दोस्तों। कौन सी थी? नगरी। अब प्रश्न है कि मेवाड़ के गुहिल वंश की प्रथम राजधानी तो नागदा थी और मेवाड़ क्षेत्र की प्रथम राजधानी मध्यमिका यानी नगरी थी। अब प्रश्न है कि नगरी सभ्यता किस जिले में है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अब नगरी सभ्यता की खोज D.R. भंडारकर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अब सीवी जनपद में पूरा मेवाड़ रियासत आती थी और अकेला सीवी उदयपुर सिटी का नाम था। किसका?
उदयपुर सिटी का, यानी कि उदयपुर को शिवी कहते थे, फाउंडेशन माउंटेशन का शहर, बिलों की नगरी, झीलों की नगरी आदि नाम से जाना जाता था। अब जो उदयपुर है इसकी स्थापना 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह के द्वारा उदयपुर शहर बसाया जाता है और उसके बाद में राजधानी बना लेते हैं। अब ध्यान रखना कि दोस्तों जो राजसमंद है राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका निर्माण एक झील के ऊपर पड़ा था। कौन सा जिला? राजसमंद जिला। अब देखेंगे कि दोस्तों ये मेवाड़ रियासत के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अब हमने देखना है कि मेवाड़ में कौन से वंश ने शासन किया था? गुहिल वंश ने। और किस रियासत में? मेवाड़ रियासत में। अब देखना कि दोस्तों जो मेवाड़ में गुहिल वंश की उत्पत्ति को लेकर कुछ इतिहासकार अपनी अलग अलग राय बताते हैं। अबुल फजल कन्नड़ राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और एक इतिहासकार और है डी.आर. भंडारकर के अनुसार। अब हम देखेंगे कि अबुल फजल के अनुसार गुहिलों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। अबुल फजल कहता है कि दोस्तों ईरान के एक बादशाह थे नौशेखा। कौन थे? नौशेखा आदिल, यानी कि आदिल की संतान बताते हैं। कौन? अबुल फजल। अबुल फजल कहता है कि ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल की संतान है गुहिल। ये नौशेखा आदिल अपने पिता से झगड़ा कर हिंदुस्तान की भूमि में आक्रमण करने के लिए आता है, लेकिन ये अपने धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म स्वीकार कर लेता है और फिर ये पुनः ईरान चला जाता है कि इसका वंशज यहाँ रह गया था। ये बात कौन कहता है? अबुल फजल। कर्नल जेम्स टोड इन्हें वल्लभी के, कहाँ के? वल्लभी के राजा शिलादित्य के वंशज बताता है। किसके? शिलादित्य के वंशज। ये बात कौन कहता है? राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड कहता है कि मेवाड़ के गुहिल हैं वो वल्लभी के राजा शिलादित्य के वंशज बताते हैं। अब डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहता है कि गुजरात में एक जगह है बड़नगर। कौन सा? बड़नगर। अब ये बड़नगर के ब्राह्मण थे। कौन थे? ब्राह्मण। यानी कि मेवाड़ के गुहिलों को डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये बड़नगर के ब्राह्मण थे। ये बात कौन कहता है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। अब डी.आर. भंडारकर और 1034 का आहड़ के लेख में, कौन से लेख में? आहड़ के लेख में और कुंभलगढ़ के लेख में, इन दोनों लेख में कहते हैं कि ये मूलतः ब्राह्मण ही थे। क्या थे? यानी कि अब हमें ये देखना है कि जो ब्राह्मण है ये आहड़ के लेख में, कुंभलगढ़ के लेख में डी.आर. भंडारकर ये बात कहता है कि गुहिल मूलतः ब्राह्मण थे। अब जो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा भी इन्हें ब्राह्मण ही बताता है, लेकिन ये बड़नगर के बताता है कि ब्राह्मण कहाँ के थे? बड़नगर के। अबुल फजल इन्हें ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल की संतान बताता है। राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड इन्हें वल्लभी के राजा शिलादित्य के वंशज बताता है। अब ये थे इनकी उत्पत्ति को लेकर। अब जो मेवाड़ में गुहिल वंश की शाखाएं थी, मुनोत नैन्सी के अनुसार इनकी शाखाएं कितनी थी? 24 थी। यानी कि अब प्रश्न आया कि राजस्थान के राजपूतों की कितनी शाखाएं थी? राजपूतों की तो कितनी थी? 36 थी, यानी 36 थी। अब प्रश्न आया कि गुर्जर प्रतिहारों की शाखाएं कितनी थी? तो 26 थी। तो दोस्तों ध्यान रखना कि मेवाड़ के गुहिल वंश की 24 शाखाएं हैं, राजस्थान के राजपूतों की 36 शाखाएं हैं और गुर्जर प्रतिहार वंश की 26 शाखाएं हैं। अब जो मेवाड़ के गुहिल वंश की जो शाखाएं थी, एक तो मेवाड़ थी, बहुत ही प्रसिद्ध है, यानी प्राचीन रियासत थी। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा वंश है कि जो एक ही समय तक और एक ही स्थान पर इतने लंबे समय तक शासन किया था। गुहिल वंश मेवाड़ रियासत थी और एक थी काठियावाड़ और एक रियासत थी चाटसू और एक रियासत थी धौड़ और एक रियासत थी वागड़। यानी कि दोस्तों इन 4 शाखाओं के बारे में तो हमें जानकारी मिलती है कि मेवाड़ के गुहिल वंश की 4 शाखाएं हैं। मेवाड़ है, काठियावाड़ है, चाटसू है, धौड़ है और एक वागड़ है। अब मेवाड़ तो राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग प्रदेश में स्थित है। वागड़ राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है, जिनमें 2 जिले आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और
इसी प्रदेश को गुप्त प्रदेश, वागड़ प्रदेश, पुष्प प्रदेश कहते थे। अब प्रश्न आया कि छप्पन का मैदान किसको कहते हैं, तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के भूभाग को छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है, यानी कि छप्पन नदी नालों का समूह है। अब प्रश्न आया कि छप्पन पर्वत किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों उदयपुर जिले में स्थित है। अब प्रश्न आया कि छप्पन की पहाड़ियां किस जिले में है, तो बाड़मेर और जालोर में छप्पन की पहाड़ियां स्थित है। अब है काठियावाड़। काठियावाड़ का शाब्दिक अर्थ होता है कठोर भूमि से रक्षित प्रदेश, यानी कि जो ये गुजरात में स्थित है, इनमें भी गुहिलों ने अपना शासन किया था। चाटसू जयपुर में स्थित है, यानी कि इतनी जानकारी तो हमें दोस्तों मिलती है। अब हम देखते हैं कि ये गुहिल वंशों के जो संस्थापक थे कौन थे, इनके जो राव सिया थे। अब राव सिया की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, कर्नल जेम्स टोड क्या बात है, क्या कहता है कि ये जो वल्लभी है, वल्लभी के पुत्र राजा शिलादित्य के वंशज बताते हैं। कौन है, गुहिल वंश के संस्थापक राजा गुहिल। दोस्तों ध्यान रखना, इसी गुहिल को गुहिलादित्य कहते हैं और इसी गुहिल के नाम पर गुहिल वंश की नींव पड़ी थी मेवाड़ रियासत में। अब ये राजा गुहिल है नागदा के आसपास के क्षेत्र में। कहां पर, नागदा के आसपास के क्षेत्र में 566 ईस्वी में। कब, 566 ईस्वी में मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव रखता है। किस वंश की नींव रखता है, गुहिल वंश की। तो यही मेवाड़ के गुहिल वंश के संस्थापक थे, आदि पुरुष थे और मूल पुरुष थे, मूल पुरुष। अब ये राजा गुहिल किसके पुत्र थे, शिलादित्य के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, शिलादित्य की। अब शिलादित्य की पत्नी थी पुष्पावती। कौन थी, पुष्पावती। और पुष्पावती कहाँ की थी, आबू की राजकुमारी थी। और आबू कहाँ स्थित है, सिरोही में स्थित है। कहाँ स्थित है, सिरोही में। अब इसकी जो लालन पालन पोषण करने वाली इसकी दाई माता कमलावती थी। कौन थी, कमलावती। अब देखना है कि दोस्तों हम ये शिलादित्य वल्लभी के राजा थे। कहाँ के थे, वल्लभी के। अब ये वल्लभी से किस प्रकार मेवाड़ रियासत में राजा गुहिल अपना शासन प्रारंभ करते हैं, किस प्रकार से इनका वल्लभी से मेवाड़ की भूमि में ये आते हैं, अब इनके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। ये अपना राजस्थान है और राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में एक राज्य की सीमा लगती है गुजरात। इसकी गुजरात कितनी की लगती है, 1022 वर्ग किलोमीटर की सीमा लगती है राजस्थान के साथ में। अब गुजरात में एक जगह है वल्लभी। कौन सी जगह है, वल्लभी। वल्लभी के राजा कौन थे, शिलादित्य। अब ये शिलादित्य अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। किसको, शिलादित्य। यानी कि भगवान श्री राम का नाम सुना है, राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश। और इसी कुश के 108वां वंशज था विजयादित्य। कौन था, विजय भूप या विजयादित्य। अब इसी विजय भूप के 6वां वंशज था शिलादित्य। अब जो राम के पिता थे दशरथ और दशरथ के पिता का नाम था दिलीप और दिलीप के पिता का नाम था अज और अज के पिता का नाम था रघु। और इन्हीं के पिता थे एक विवस्वान और ये विवस्वान सूर्य वंश की नींव रखते हैं। किस वंश की, सूर्य वंश की। यानी कि सूर्य वंश के संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष विवस्वान है दोस्तों। अब ये सूर्य वंश की नींव कहाँ रखते हैं, अयोध्या में। कहाँ रखते हैं, अयोध्या में। और अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, सरयू नदी के किनारे। अब इस विवस्वान के ही वंशज हैं दिलीप, दशरथ, राम और राम के 2 पुत्र लव, कुश और कुश का वंशज 108वां विजय भूप और विजय भूप का 6वां वंशज शिलादित्य। अब देखना कि दोस्तों जो सूर्य वंश की जो प्रथम राजधानी थी अयोध्या थी और ये अयोध्या कहाँ तक रहती है, विजय भूप तक राजधानी रहती है। अब विजय भूप अयोध्या से अपनी राजधानी परिवर्तन कर लेता है, किसको, वल्लभी को। ये वल्लभी पर आक्रमण करता है और वल्लभी पर ये अपनी विजय प्राप्त कर लेता है और इसके बाद में ये अपनी राजधानी वल्लभी बना लेता है। और फिर इन्हीं का वंशज था कौन, शिलादित्य। अब शिलादित्य के बारे में किंवदंती कहता है कि एक
ब्राह्मण था देवादित्य। कौन था? देवादित्य। अब देवादित्य की जो पुत्री थी सुभागा देवी थी। कौन थी? सुभागा देवी। देखना कि दोस्तों ये किंवदंती बताता है ये बात कि देवादित्य नामक एक ब्राह्मण था और इसकी पुत्री थी सुभागा देवी। इस सुभागा देवी का विवाह करते हैं और विवाह के दिन इसके पति की मृत्यु हो जाती है और ये विधवा हो जाती है। अब सुभागा देवी पुत्र की मन्नत मांगने के लिए एक अपने गुरु को मनाती है, बीज मंत्र गुरु। कौन है? बीज मंत्र गुरु। अब ये बीज मंत्र गुरु के द्वारा इसे शिक्षा दी जाती है। फिर भगवान सूर्य प्रकट होते हैं और सूर्य भगवान प्रकट होकर सुभागा देवी की कोख में बच्चा डाल देते हैं, यानी कि ये गर्भवती हो जाती है। अब गर्भवती होने के बाद में इसके जो उत्पन्न संतान थी वो शीलादित्य थी। कौन थी? शीलादित्य। अब जो शीलादित्य बड़ा हो गया, इसका जो साथी इसके दोस्त थे वो कहते हैं कि इसकी बेइज्जती करते हैं और ये कहता है अपनी माता से आकर कि हे माँ, मेरे पिता का नाम क्या है और मेरे पिता कौन है? तो सुभागा देवी कुछ बताती नहीं है। तो ये शीलादित्य कहता है कि अगर आप नहीं बताओगे तो मैं आपको मार दूंगा। अब ऐसी बात कहता है तो भगवान सूर्य भगवान प्रकट होकर आते हैं और यही सूर्य भगवान इन्हें पहले तो अपने पिता की मृत्यु के बारे में पूरा समाचार बताते हैं और फिर ये इन्हें एक पत्थर देता है और कहता है कि जिस पत्थर से आप इस पत्थर को अपने हाथ में रखकर आप जिस चीज को छुओगे वो आपकी हो जाएगी। आप किसी भी प्रदेश को जीत सकते हो इस पत्थर के साथ हाथ में रखकर। फिर शिलादित्य उसी पत्थर की सहायता से वल्लभी पर आक्रमण करता है और वल्लभी को यह जीत लेता है शिलादित्य और फिर शिलादित्य वल्लभी का राजा बन जाता है। ये बात कौन कहता है दोस्तों? किंवदंती कहता है। अब देखना कि दोस्तों जो शिलादित्य की पत्नी थी पुष्पावती। कौन थी? पुष्पावती। अब ये पुष्पावती कहाँ की थी? आबू की राजकुमारी थी। कहाँ की थी? आबू की राजकुमारी। आबू पर शासन कर रहे थे परमार, यानी परमार वंशीय राजकुमारी थी। कौन? पुष्पावती। अब शिलादित्य के ऊपर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अरबों के आक्रमण होते हैं। किसके? अरबों। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मेवाड़ में निवास करने वाली मलेच्छो जो जाति है वो आक्रमण करती है। किस पर? वल्लभी पर। अब ये पुष्पावती के और शिलादित्य के 6 पुत्रियां थी। कितनी पुत्रियां थी? 6 पुत्रियां। ये अपने पुत्र की प्राप्ति करने के लिए आबू गई हुई थी, यानी अपने पीहर। और आबू में एक मंदिर है जगदम्बा माता का मंदिर। इस माता के मंदिर में ये पुत्र की मन्नत मांगने के लिए आबू आई हुई है। अब ये पुष्पावती के पीछे से शिलादित्य पर आक्रमण होता है, अरबों का या मलेच्छा जाति का आक्रमण होता है। जब ये वल्लभी को तहस नहस कर दिए थे तब पुष्पावती आबू में ही स्थित थी दोस्तों। अब प्राचीन समय में प्रथा चलती थी कि अगर महिला गर्भवती है तो पीहर नहीं रह सकती, अगर महिला को सती होना भी अनिवार्य है। अब ये पुष्पावती कहाँ जाए कि बीच में अटक गई, तो आबू से रवाना होती है अपनी सहेलियों के साथ में और आती है कहाँ? वीरनगर। कहाँ चली आती है? वीरनगर। अब वीरनगर में एक ब्राह्मणी थी। कौन? कमलावती। और यह कमलावती ब्राह्मणी को अपने पुत्र राजा गुहिल को जन्म देती है और एक गुफा में देती है। किसमें? एक गुफा में। और इस राजा का प्राचीन नाम गुफा था, यानी कि इसका प्राचीन बचपन का नाम राजा गुहिल का गुफा था और फिर इन्हीं का नाम गोह पड़ा था, यानी गोह। यानी कि अब गुफा को प्राचीन समय में गोह कहते थे यहाँ के आसपास के लोग। अब ये कमलावती को सौंप कर चली जाती है और खुद सती हो जाती है। कहाँ चली जाती है? वल्लभी में। अब देखना कि दोस्तों इनका लालन पालन पोषण कमलावती करती है, लेकिन कर्नल जेम्स टॉड कहता है कि राजा गुहिल को कमलावती ईडर के कहाँ के? ईडर के भील सरदार मांडलिक को सौंप कर चली जाती है और फिर ये मांडलिक ही राजा गुहिल का लालन पालन पोषण करता है। यह बात कौन कहता है? कर्नल जेम्स टॉड कहता है। लेकिन वास्तविक बात तो क्या है कि कमलावती ही राजा गुहिल का लालन पालन करती है। प्रश्न आएगा कि कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार राजा गुहिल का लालन पालन पोषण किसने किया था? तो मांडलिक ने किया था। अब दोस्तों ध्यान रखना कि जो भीलों के वृद्ध व्यक्ति होते थे उसे मांडलिक ही कहते थे। अब देखना है कि हमें राजा गुहिल बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के बाद में यह क्या करता है? एक गांव है उंदरी।
कौन सा गांव है? उंदरी गांव। अब उंदरी गांव मेवाड़ रियासत में स्थित है। यहीं पर रहते थे भील सरदार। कौन थे? भील। यानी कि राजा गुहिल और भीलों के छोटे बच्चे एक खेल खेल रहे थे। अब इस खेल में राजा चुनने का निश्चित किया गया था। तब भीलों के द्वारा अपना राजा गुहिल को चुना और कहा कि भील सरदार अपने अंगूठे से रक्त निकालकर राज तिलक किया। तो इनका उंदरी गांव के भील सरदार के द्वारा मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक किया जाता है। किस प्रकार, कैसे करते हैं कि भील सरदार अपने अंगूठे से रक्त निकालकर मेवाड़ के महाराणा का राज तिलक करते थे। अब जो मेवाड़ के महाराणा का जो राज तिलक है वो कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित था। अब इनका राज तिलक उंदरी गांव के भील सरदार अपने अंगूठे से रक्त निकाल कर करते थे। तो इनका राज्य वाक्य क्या था? राज्य वाक्य यानी कि मेवाड़ के महाराणाओं का राज्य वाक्य था कि जो दृढ़ राखे तीखी राखे करतार। जो दृढ़ राखे तीखी राखे करतार मेवाड़ के महाराणाओं का राज्य वाक्य था। अब जो मेवाड़ के महाराणाओं की कुल देवी कौन थी? बाण माता थी। कौन थी? बाण माता। अब जो बाण माता का मंदिर बना हुआ है नागदा में बना हुआ है, यानी नागदा उदयपुर में बाण माता का मंदिर स्थित है। इस बाण माता का मंदिर का निर्माण मेवाड़ के गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। अब जो मेवाड़ के महाराणाओं के जो इष्ट देव थे वो एकलिंगनाथ जी थे। कौन थे? एकलिंगनाथ जी। उनका भी निर्माण मंदिर का कौन करवाता है? बप्पा रावल, जिसे कालभोज, मालभोज, आहड़ के लेख में मुकुटमणि के समान बताया गया है। अब देखना कि दोस्तों गुहिल वंश के संस्थापक कौन है? राजा गुहिल। कब की थी? 566 ईस्वी में नागदा के आसपास के प्रदेश में की थी दोस्तों। तो यही आदि पुरुष, मूल पुरुष कहा जाता है। यानी कि जो वंश का संस्थापक होगा उसे ही आदि पुरुष, मूल पुरुष कहते हैं। किसका पुत्र था राजा गुहिल? शीलादित्य का पुत्र था। माता कौन थी? पुष्पावती थी। पुष्पावती कहाँ की राजकुमारी थी? परमार शासक राजकुमारी यानी आबू की थी। अब इसकी जो लालन पालन पोषण करने वाली दाई माता कमलावती है। अब राजा गुहिल की हत्या मांडली के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि ईडर में स्थित जंगलों के प्रदेश वो राजा गुहिल को दिए गए थे और बाद में मांडलिक इन्हीं की हत्या कर देता है और मांडलिक ईडर का शासक बन जाता है दोस्तों। तो मांडलिक के द्वारा ही राजा गुहिल की हत्या की जाती है दोस्तों। अब देखना है कि जो जगदम्बा देवी का माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आबू में स्थित है। और आबू को आसपास के क्षेत्र है, इसे क्या कहते हैं? चंद्रावती कहते हैं। अब प्रश्न आएगा कि चंद्रावती किसको कहते हैं? आबू के आसपास के क्षेत्र को चंद्रावती कहते हैं। अब प्रश्न आएगा कि शिवपुरी किसका प्राचीन नाम था? शिवपुरी। तो शिवपुरी दोस्तों शिरोई का प्राचीन नाम है। किसका प्राचीन नाम है? शिरोई का। शिवपुरी शहर 1425 ईस्वी में सहसमहल के द्वारा बसाया गया था। अब प्रश्न है कि आबू का पठार किस जिले में है? तो शिरोई में। तो कितना मीटर ऊंचा है? 1200 मीटर। तो प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कहाँ स्थित है? शिरोई में। कौन सा है? उड़िया का पठार। ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर है। अब देखना कि दोस्तों जो वल्लभी है गुजरात में स्थित है। इसी वल्लभी में जैन धर्म की द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। कौन सी बौद्ध संगीत आयोजन का? द्वितीय का वल्लभी में। तो प्रथम कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और ये पाटलिपुत्र शहर किसने बसाया था? उदय में। और पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? सोन और गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब पाटलिपुत्र को ही वर्तमान में क्या कहते हैं? पटना। यानी शेरशाह सूरी के द्वारा पाटलिपुत्र शहर को नाम पटना दे दिए थे। और पटना वर्तमान में किसकी राजधानी है? बिहार की है दोस्तों। किसकी राजधानी है? बिहार की। अपन को देखना है कि दोस्तों जो मेवाड़ के गुहिल हैं किसके वंशज हैं? सूर्य के वंशज, यानी भगवान सूर्य के अपने आप को वंशज मानते हैं। रघु के भी मानते हैं। तो इन्हें हिंदुआ सूरज भी कहते हैं। एकमात्र ऐसा वंश है कि जो राजस्थान का सबसे प्राचीन वंश भी माना जाता है, लेकिन एक ही क्षेत्र में एक ही लंबे समय तक ये शासन करता है। अब ध्यान रखना कि इनकी कुल देवी बाण माता है, इष्ट देवी एकलिंगनाथ जी है। तो ध्यान रखना कि नाथ संप्रदाय की
जो मुख्य पीठ राजस्थान के किस जिले में है, तो महामंदिर जोधपुर में स्थित है। और बाण माता से याद रखना कि बाण गंगा का मेला या बाण माता का मेला जयपुर में पड़ता है। बाण गंगा नदी विराटनगर जयपुर से निकलती है, जो राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है बाण गंगा की जो यमुना नदी में अपना डायरेक्ट जल डालती है। प्रथम चंबल है, तीसरी गंभीरी है।